नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड के मारे जाने की खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया पुलिस ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान। हिरासत में 7 संदिग्ध। भ्रष्टाचार और कालाधन बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचारियों से सख्ती से निपटने का ऐलान। कहा, आतंकवादियों की आर्थिक मदद पर लगे रोक। दिल्ली कैबिनेट में जन लोकपाल बिल पास। चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी होंगे दायरे में। मौजूदा सत्र में हो सकता है पेश। 2 दिन की राहत के बाद फिर लुढ़का शेयर बाजार। सेंसेक्स में 382 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 105 अंकों का 2 महीने का सबसे निचला स्तर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टेस्ट को हरी झंडी। जस्टिस मुकुल मुदगल होंगे स्वतंत्र पर्यवेक्षक। डीडीसीए को एमसीडी का 50 लाख बकाया देने का भी आदेश। और आइए देखते हैं पहली खबर। पेरिस में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस दौरान 2 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से एक महिला ने खुद को विस्फोट चढ़ा लिया। उत्तरी पेरिस में शुक्रवार को हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की धरपकड़ के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चलाया था, जिसमें सेना की भी मदद ली गई। कार्रवाई के बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अफवाहों के चलते फ्रांस ने सीरिया में आईएस ठिकानों पर और हवाई हमले भी तेज किए हैं। इन हमलों में उसे अब रूस और अमेरिका का समर्थन हासिल है। शुक्रवार के आतंकी हमले से लोग उभरे भी नहीं थे कि ताज़ा गोलीबारी से पेरिस में एक बार फिर दहशत का माहौल है। उत्तरी पेरिस के सेंट डेनिस उपनगरीय इलाके में संदिग्ध की तलाश में पुलिस की घेराबंदी के बाद हुई गोलीबारी कई घंटों तक चली। इस दौरान इलाके में 7 धमाके भी सुनाई दिए। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना को लगाना पड़ा, जिसके बाद अपार्टमेंट में छिपे 2 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई। मरने वाले में एक महिला भी थी, जिसने विस्फोटक से भरी जैकेट में विस्फोट करके खुद को उड़ा लिया। 4h25, on a été réveillé par un bruit assourdissant, des coups de fusil, on entendait pouboum pouboum pouboum, ta 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 ta, pouboum pouboum, ta 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 ta. Non, ça m'a réveillé, j'ai sauté du lit. पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद के फ्लैट में छिपे होने की खबर के बाद पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान पूरे इलाके को घेर लिया गया है। इलाके की परिवहन सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इलाके के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। एहतियातन लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। वहीं विमान सेवाओं के रास्तों में भी बदलाव किया गया है। Au moment où je m'exprime devant vous, une opération policière particulièrement périlleuse et lourde vient de s'achever. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने पेरिस पर फिर से हुए हमलों की निंदा की है। Aucune revendication, aucune cause ne saurait pas justifier telle violence. इधर सीरिया में आईएस ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी और तेज कर दी गई है। इस ऑपरेशन में फ्रांस को अमेरिका और रूस का भी सहयोग मिल रहा है। फ्रांस ने भूमध्य सागर में अपना युद्धपोत भी रवाना कर दिया है, जो पहली बार रूस के साथ मिलकर आईएस के खिलाफ अभियान को अंजाम देगा। रूस के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को वैश्विक समस्या करार दिया है। Террористические атаки, которые только что пережили и Россия, и Франция, затронули весь мир. Распространение терроризма является глобальным вызовом всему цивилизованному миру. फ्रांस की पुलिस ने पेरिस हमलों में 9 लोगों के शामिल होने का दावा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में 9 संदिग्धों की पहचान का दावा किया है। पेरिस में बीते शुक्रवार को अब तक के सबसे बड़े हमले में 129 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान आईबी के पूर्व निदेशक अरुण भगत साहब। अरुण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस तरीके से फ्रांस में एक हमला हुआ और उसके बाद मैं कहूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से जो कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? और मैं कहूँ कि अब तक जो एक बड़ी कार्रवाई, जो संदिग्धों की बात हो रही है, उनमें से एक महिला का खुद को उड़ा लेना,
किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये आईएसआईएस जो है ये बहुत ही फैल गया है। अब उसके अनुमान है कि कोई 1800 से लेके 2000 फ्रांसीसी लोग उसमें शामिल हैं। जर्मनी से भी इतने ही नंबर के लोग वहाँ पर आईएसआईएस को ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। और यूरोप के दूसरे देशों से भी अनुमान है कि 500 यूनाइटेड किंगडम से वहाँ पर शामिल हैं आईएसआईएस के साथ। इसके अलावा जॉर्डेनियन हैं वहाँ, सऊदी अरबियन हैं, इजिप्शियन हैं। तो एक ऐसा उन्होंने संगठन बना लिया है जो इंटरनेशनल हो गया है। अब ये जैसे कि ये जो अबू सलाम मारे गए हैं उनके साथियों, ये कहती हैं कि मोरक्कन ओरिजिन के थे, पर पैदाइश इसकी तो फ्रांस में ही थी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि ये किसी चीज की ये परवाह नहीं करते हैं। अपना इन्होंने कोड बना दिया है, अपना ही इस्लाम की इंटरप्रिटेशन करते हैं। और अनुमान है कि 6000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने 2014 में मारा है। और जिस तरीके से, क्योंकि अब मैं कहूँ कि पैठ जो है वो कंट्रियों के अंदर दिख रही है, यूरोपियन कंट्री के अंदर, ऐसे में फ्रांस जैसे देश में इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड मामला मैं देखता हूँ, अगर भारत से मैं कंपेयर करूँ, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की बात हो या फिर किसी फॉरेन के वहाँ पर फॉरेनर के जाने का मामला हो, ऐसे में कैसे डिटेक्ट करना, उसको फिर तुरंत मैं कहूँ कि संदिग्ध के तौर पर उसकी तलाश करना। देखिए, ऐसा लगता है कि कुछ इनके पास इंटेलिजेंस था। अब वो इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से हुआ, टेलीफोन इंटरसेप्ट से, वायरलेस इंटरसेप्ट से हो सकता है, या ट्विटर पर या क्विकर पर। आजकल तो बहुत सारे हो गए, कोई फ्रेंडी को कहता है, कोई कुछ कहता है। और जो आपके जो हैं और कम्युनिकेशन के इंटरनेट के जरिए जो हैं, उस पर उनकी निगरानी जरूर थी। अब ये कहा जाता है कि अबू सलेम जो थे उसके बारे में इनको पता था, और ये भी मालूम था कि वो सीरिया गए हैं, पर ये नहीं मालूम था कि वो वापस आए हैं और कब आए हैं। देखिए, यूरोप यूनियन जो है वो एक संगठन सा बन गया है। एक किसी देश में भी आप प्रवेश कर लें और बाकी देशों में आप बिना किसी चेक के पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। मैं लौटूंगा आपका सर। इस बीच हमारे सहयोगी अखिलेश तुमन भी न्यूज़ रूम जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ। अखिलेश, ऑपरेशंस खत्म हो चुका है वहां पर, और जिस तरीके से दावा किया गया था उस लिहाज से एक बड़ी सफलता भी, क्या वहां से इस वक्त बड़ा अपडेट दिख रहा है? और भारतीय नागरिकों की संख्या वहां पर अच्छी खासी है, उनको लेकर सरकार की ओर से क्या कदम है? देखिए कविंद्र, अभी हमने विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं विकास स्वरूप, उनसे बात की और उन्हें बताया ये बात। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आमतौर पर हमने यूरोप के सभी देशों में अपने अपने दूतावासों के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि जो भी भारतीय हैं वे सावधान रहें। और खास करके फ्रांस के लिए निर्देश दिया गया है कि जो भी हैं अपने अपने घरों में यथासंभव बने रहें, और अगर बहुत जरूरत नहीं हो तो घरों से बाहर नहीं निकले। खासतौर पर इसलिए कहा गया है कि एशियाई मुल्कों में भारत और अन्य देशों के नागरिकों के बीच पहचान करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में भारतीयों को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। कविंद्र, अखिलेश, और इसके अलावा मैं कहूँ कि जिस तरह से ऑपरेशन सब फ्रांस शुरू कर रहा है और रूस की ओर से भी एक बड़ा सहयोग मिल रहा है, उस लिहाज से मैं कहूँ कि क्या आगे की रणनीति दिख रही है? क्या यूनाइटेड होते दिख रहे हैं वो तमाम कंट्रीज अब आतंकवाद के खिलाफ, या फिर अभी भी कहीं कुछ मोर्चेबंदी में कोई कमजोरी भी दिख रही है? अभी जो हालात है यह है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर कहें कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, सारे जो यूरोप और अमेरिका और खासतौर पे रूस के आगे आ जाने से सभी देशों के बीच एक एकता बनी है, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ये समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक एक कदम है। और यह कदम इसलिए है कि रूस ने खुद यह स्वीकार किया है कि आईएस और अन्य जो विरोधी दल हैं, जो रैशनल हैं, जो हथियार जिनके पास है लेकिन वो आतंकवादी नहीं है, अगर वो सत्ता के खिलाफ केवल लड़ रहे हैं, तो वैसे लोगों के बीच पहचान होनी चाहिए, और आईएसआई जो तत्व है उनको अलग थलग किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से कहें कि आतंकवाद के खिलाफ अभी तक की जो एकता थी वह सबसे महत्वपूर्ण एकता आज बन रही है पूरे दुनिया में। शुक्रिया अखिलेश इस अपडेट के लिए आपका। और मगर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से अब मोर्चेबंदी हो रही है और मैं कहूँ कि बड़े पैमाने पर स्ट्राइक के जरिए
एक मैं कहूँ कि पहली बार सीधी टक्कर देखी जा रही है, कितना कारगर ये कदम दिख रहा है, या फिर इस लड़ाई को कई और लेवल पर ले जाने की जरूरत होगी? और लेवल पर तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड उनकी जो टेरिटरी है उसको कम नहीं करेंगे। अब ये दावा किया जा रहा है कि काफ़ी कम कर दिया गया है उनका जो हिस्सा जिन पर वो कंट्रोल है, क्योंकि आपके कुर्द्स भी बीच में आ गए हैं और इराकी आर्मी भी काम कर रही है और सीरियन आर्मी भी काम कर रही है। तो इससे ये बात तो ज़रूर हुई है कि उनका जो फैलाव था वो कम हो गया, पर फिर भी रिसोर्सेज उनके पास हैं। अब हाल में उन्होंने उनके जो तेल के ट्रक्स हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे ऑयल वेल्स अपने कब्जे में कर रखे हैं, उस पर भी अटैक इन्होंने शुरू किया है। पर ग्राउंड ट्रूप्स का तो कोई चारा नहीं है, आपको अपने ग्राउंड ट्रूप्स स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। इससे नुकसान जरूर उनको पहुंचता है, पर साथ ये भी आप देखिए कि इसमें 25 से लेके 40% तक जो इनके आर्मी के इंचार्ज अब वो हैं, वो पुराने बाथिस्ट, आपके सद्दाम के बाथिस्ट और उसके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अब उनसे मिल गए हैं। उनको इलाके का भी पता है और लड़ाई करने का तरीका भी पता है। तो एक तो एमिनेशन और आर्म्स जो है इसकी सप्लाई रोकने की बहुत जरूरत, यानी कि जब तक ग्राउंड लेवल पर नहीं उतरेंगे तो तक शायद उनको काबू में करना पूरी तरीके से ये नामुमकिन सा दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। नमस्कार। ये थी हमारी पहली खबर। भारत अफ्रीका फोरम समिट के बाद नामीबिया के संस्थापक राष्ट्रपति सैम नुजोमा ने कहा है कि भारत अफ्रीका रिश्तों को व्यवहारिक रूप देने की जरूरत है और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। Excellency, you are well versed with India and Africa. Just now, India-Africa Forum Summit has concluded. What do you think that what India should do to increase its presence in Africa? I think this kind of conferences and the international cooperation should continue in order to ensure the maintenance of world peace and security, so that human beings can live in peace. There are many big players in Africa. How do you think that India has some advantage in African nations? Yes, Indians are friends of the African people, and the African people are friends of the Indian people. So let us work together for the common good of all human beings. So what do you think what India should do? How should India initiate and continue its relationship with African nations? More Indians should visit Africa in order for them to equip themselves and create more friendship with the African people, so the African people do the same. But India has been very close to African nations. Do you think that there has been some deficiency in India's presence in Africa? People were visiting less than was expected? No, I think the new generation should create more often visiting each other. और फिलहाल एक ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और कालेधन को देश के लिए बड़ी चुनौती बताया है। दिल्ली में आज सीबीआई के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार से सख्ती से निपट रही है और कालेधन पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने और आतंकवादियों को वित्तीय मदद देने वालों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की हिमायत की। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई के कार्यक्रम में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काले धन पर जानकारी जुटाई जा रही है। भ्रष्टाचार से हासिल धन को विदेशों से लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था को और पारदर्शी बनाना जरूरी है। Our government has taken significant steps to check corruption and the means of black money in a short span of time. The very first day that we assumed office, we constituted a special investigation team under the supervision of the Supreme Court to look into the issue. प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने की बात कही। उन्होंने कहा कि समृद्ध देश बनाने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने आतंकवाद को विकास में बाधक बताया और आतंकी गुटों को वित्तीय मदद करने वालों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया। The dastardly acts committed in Paris a few days ago are a grim reminder that terrorists have shown remarkable flexibility and adaptability in meeting their funding requirements. Disrupting fund flows constraints the capabilities of terrorists and reduce their ability to execute attacks. प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादी मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध वसूली, जाली मुद्रा और कुछ देशों की ओर से प्रायोजित गतिविधियों के जरिए धन की व्यवस्था करते हैं। उनकी वित्तीय मदद रुकने से आतंकवादियों पर लगाम लगेगी और उनकी हमले को अंजाम देने की क्षमता कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। इसमें लंबित पड़ी रेल और सड़क से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड में 10% भागीदारी को बेचने को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि लंबे समय से अटकी पड़ी 34 सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाए। बैठक में बिहार के मुंगेर में गंगा नदी पर पुल निर्माण को जल्द पूरा करने के लिए और अधिक धन आवंटित किया गया। With this approval today of the revised project cost of 2,774 crore rupees for the construction of this rail-cum-road bridge over Ganga at Munger, we believe this project will get a significant boost and kickstart development in Bihar. कैबिनेट ने कोल इंडिया की 10% हिस्सेदारी बेचने को भी मंजूरी दे दी है। इससे सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हैदराबाद में बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना, अपराध अन्वेषण परियोजना का विस्तार और छोटे उद्योगों के लिए ब्याज निर्धारण से जुड़ी एक्सपोर्ट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में विस्थापितों के पुनर्वास और रोजगार से जुड़ी मदद बढ़ाने का भी फैसला लिया। The cabinet today resolved that there will be 3,000 additional jobs made available for the Kashmiri Pandit community. There will also be a provision for providing them 6,000 houses to all these people who take up these jobs. सरकार ने चीनी उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी सीधे गन्ना किसानों को देने का फैसला किया है। इससे चीनी मिलों पर बकाया किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान हो सकेगा। इसके अलावा सीसीए ने रेल से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बीजेपी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद के बयान से नाराज है और इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तानी चैनल पर बिहार चुनाव के नतीजों से पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं हो सकती। बीजेपी ने पाकिस्तान चैनल पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है। बीजेपी का कहना है कि इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस से पूछना चाहते क्या कांग्रेस को मणिशंकर और सलमान खुर्शीद का वक्तव्य मंजूर है? क्या कांग्रेस की यही भूमिका है? अगर कांग्रेस की यही भूमिका है, नहीं है, तो या तो उन पर कार्रवाई करें। अगर नहीं है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय वक्तव्य के लिए दोनों नेताओं के माफी मांगे। सोनिया गांधी स्वयं माफी मांगे। सलमान खुर्शीद ने दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तान की पहल की तारीफ की थी और मोदी सरकार की ओर से सकारात्मक रुख न दिखाने का आरोप लगाया था। बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है। कांग्रेस मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग रही है।
फिर पाकिस्तान का ही एंकर कहता है कि भाई ये तो आपको करना पड़ेगा। इस तरह की बातें करना ये देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस दोनों नेताओं के बयान से किनारा कर चुकी है। Both Mr. Manishankar Iyer, and let me add here to prevent other questions, Mr. Salman Khurshid, have clarified in different ways. Some have denied it also. So that is one part of it, and you have seen it. संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस असहनशीलता का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस को घेरना चाहती है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल विधेयक को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई और बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिन जिन मुद्दों को लेकर अन्ना हजारे की अगुवाई में आंदोलन किया गया था, उन सभी मुद्दों को इस विधेयक में जगह दी गई है। इसके दायरे में मुख्यमंत्री को भी रखा गया है। विधेयक में मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के छोटे बड़े सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। बिल के मुताबिक 6 महीने के अंदर जांच प्रक्रिया पूरी करनी होगी, साथ ही ट्रायल को भी 6 महीने के अंदर पूरा करना होगा। बिल मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। जो बहुत करप्शन के प्रति सिर्फ एक स्लोगन की तरह ना हो, करप्शन के खिलाफ, और सिर्फ औपचारिकता भर ना हो, जिसमें करप्शन के खिलाफ एक्शन भी हो सके, ऐसा लोकपाल बिल लाने की बात की गई थी उस आंदोलन में। और वही अन्ना जी का लोकपाल दिल्ली के लिए दिल्ली जन लोकपाल बिल के नाम से आज कैबिनेट ने पास किया है, उसको हम लेके आएंगे। तमिलनाडु में बारिश थमने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी मानसून का असर अब कुछ कम होने लगा है, लेकिन अभी भी चेन्नई समेत कई शहरों में लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी कांचीपुरम में हो रही है, जहां पर अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद बीमारी फैलने के खतरे की भी आशंका है, जिसके लिए प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। चेन्नई में सभी स्कूल और कॉलेजों को 22 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों में नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 2 दिन के दौरे पर है। औरंगाबाद क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के 15,747 गांवों में सूखे की घोषणा की थी और केंद्र से 4,000 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज की मांग की है। राहत पैकेज में करीब 3,578 करोड़ रुपए मुआवजा और करीब 314 करोड़ रुपए पानी के लिए मांगे गए हैं। पालतू जानवरों की देखभाल के लिए करीब 109 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नुकसान के आकलन के बाद केंद्र की ओर से 15 दिन के भीतर राहत राशि मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में भारत अफ्रीका के बीच आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली टेस्ट पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से DDCA को मैच के लिए प्रोविजनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जस्टिस मुकुल मुदगल को इस मैच के बही खातों के साथ ही आयोजन संबंधी सभी मामलों के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कोर्ट ने लोगों की भावनाओं का हवाला देकर मैच की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मैच न कराकर लोगों और खिलाड़ियों को दंड नहीं दिया जा सकता। DDCA को 2 हफ्ते के भीतर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बकाया 50 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स भी चुकाना होगा। 2 दिन की बढ़त के बाद आज शेयर बाजार में गिरावट दिखी। विदेशी बाजारों में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा और सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1.5% की कमी दिखी। सेंसेक्स 382 अंक लुढ़ककर 25,482 पर बंद हुआ है और ये पिछले 2 महीने का निचला स्तर है। यहाँ पर 30 में से 26 कंपनियों के शेयर लाल निशान के नीचे रहे। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 106 अंक की गिरावट रही और आखिर में 7,731 पर बंद हुआ। तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री हिकमत खलील करजई ने आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। हिकमत खलील करजई इस वक्त भारत दौरे पर हैं। उल्फा नेता अनूप चेतिया को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया गया है। चेतिया को आज गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। चेतिया हत्या, अवैध रूप से हथियार और विदेशी मुद्रा रखने समेत कई मामलों में आरोपी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में S श्रीसंत समेत 33 आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसे चुनौती दी थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से लगाए गए जुर्माने के खिलाफ जेट एयरवेज, इंडिगो और स्पाइस जेट अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। इन कंपनियों पर विमानन क्षेत्र में अनुचित कारोबार के लिए 258 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। FSSAI ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आटा नूडल्स को लाइसेंस देने की खबरों से इनकार किया है। FSSAI के चेयरमैन ने कहा कि पतंजलि को आटा नूडल्स बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही आज छठ पूजा का समापन हो गया। 4 दिन तक चलने वाले महापर्व के आखिरी दिन सुबह से ही नदियों, तालाबों, पोखरों के घाटों पर भारी भीड़ देखी गई। नाइजीरिया के योला में हुए बम धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमले के पीछे आतंकी संगठन बोको हराम का हाथ बताया जा रहा है। नाइजीरिया में पिछले 6 साल में हुए आतंकी हमलों में कम से कम 17,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के 2 नेताओं की मौत की सजा के फैसले को बरकरार रखा है। जमाते इस्लामी के महासचिव अली एहसान मोहम्मद मुजाहिद और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सलाउद्दीन चौधरी पर 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान युद्ध अपराध का आरोप है। रूस ने सिनाई विमान हमलावरों के बारे में सूचना देने वाले को $5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। 31 अक्टूबर को मिस्र के सिनाई में हुए विमान हादसे में 224 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में ज्यादातर रूसी पर्यटक थे। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और लुसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल 2016 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए हैं। रिपब्लिकनों के बीच बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है।